डोली चुराने वाली सास बहू चुड़ैल। अरे ओ हरिया और धीनू, जरा देखो तो दुल्हन को डोली में बिठाकर ये कहार कहाँ लापता है। विदाई की बेला हो चली है। सभी जन कहारों की खोजबीन करने लगते हैं कि एकाएक दुल्हन की डोली जंगल की ओर अग्रसर होने लगती है, जैसे किसी कहार ने डोली के डंडों को अपने कंधों पर उठा लिया हो। डोली में बैठी दुल्हन की सिसकियां दूर तक सुनाई देती हैं। बाबूजी, बचाओ बचाओ, हाँ बेटी। अरे दीनू हरिया, बचाओ मेरी बच्ची को, वो मेरी बेटी को। और वो मेरी बेटी की डोली को ले गया। अरे आज फिर इस गांव से एक दुल्हन की डोली और अगवा हो गई। आखिरकार कौन है ये लुटेरा जो हमारे नाक के नीचे से गांव की बहू बेटियों की डोलियां डावाडोल कर जाता है। ये पहली दफा न था जब किसी दुल्हन की डोली अचानक से गायब हो गई। ये कहानी है डुमराव गांव की, जहां पर होने वाली शादियां दुल्हनों के लिए श्राप साबित होती हैं, क्योंकि दुल्हनों की डोलियों को कहार से पहले चुड़ैल सास बहू चुरा ले जाती है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। सासू माँ, देखो आखिरकार हम चुड़ैल सास बहू अपने चाल को चलकर डोली में बैठी दुल्हन को लोबियों के चंगुल से बचा ही लिया। हम दोनों चुड़ैल सास बहू छलायन करके दुल्हन की डोली को कब कैसे चुरा लेते हैं, ये कोई नहीं जानता। दोनों चुड़ैल दुल्हन की डोली लिए जंगल में आती हैं। उनकी भयावह सूरत देखकर दामिनी दंग रह जाती है। अरे चंडाल चुड़ैलो, बरसों बरस बाद मेरा ब्याह हुआ। अग्नि के फेरों के साथ मुझ दुल्हन की डोली उठनी थी। मैं किसी की बीवी और बहू बनकर संसार सजाने वाली थी, मगर तुमने विदाई की बेला पर मुझ दुल्हन की डोली लूट ली। हम चुड़ैल सास बहू दुल्हनों की डोली क्यों लूटते हैं, इसका पता तुम्हें हमारी पिछली जिंदगी की दुखद दास्तां सुनकर ही समझ आएगा। कुछ दशक पहले मंजरी और मंगला नाम की सास बहू डुमराव गांव में रहती थीं। भाभी माँ, मैं पूरे कॉलेज में अव्वल आई हूँ। मैं तो जानती थी मेरी ननद हमारी नाक नीची नहीं करेगी। अरे अरे बस भी करो ननद भाभी का भरत मिलाप। अपनी बिटिया, अब तू सयानी हो चुकी है, समय हो चला कि तेरी शादी कर दी जाए। माँ, मेरी शादी की इतनी भी क्या होड़ है, उम्र थोड़ी भागी जा रही है। बाबूजी और भैया के जाने के बाद आप दोनों ने पहाड़ जैसा कठिन परिश्रम के साथ अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया। साल भर की पढ़ाई बाद मेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब तक इस शादी को टाल दीजिए। तेरी उम्र की सभी की बेटियों का ब्याह हो चुका, सरकारी नौकरी अपने सजन के आंगन जाकर करना। झटपट से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही देर में सरला और रघु उनके घर आते हैं। अवनी, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ। सरला अवनी से कुछ सवालात करती है। बिटिया में तो आपके कोई खोट नहीं है, तो फिर आगे की बात बढ़ाई जाए। बेशक, लगे हाथ दाम दहेज की भी बात हो जाए। बारातियों का बेहतर स्वागत सत्कार, एक 4 चक्के की कार, 5-10 लाख दहेज और घर बार का सामान तो आप देंगे ही। मंगला सरला की शर्त स्वीकार कर लेती है। उनके जाते ही अवनी कहती है, माँ, मैं उस घर की बहू नहीं बनना चाहती। उनके बोलबाले में ब्याह के बजाय ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कोई मेरी बोली लगा रहा हो। अरे बेटी, दाम दहेज की बातें तो सदियों से चली आ रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरे बाबा की खेती बाड़ी किस दिन काम आएगी, उसे बेचकर दाम बटोर देंगे। मेरे ब्याह के गहने भी तो मेरे किसी काम के नहीं बचे, उन्हें भी बेच देंगे। समय के साथ शादी का समारोह दस्तक देता है। सारा घर आंगन फूलों और लड़ियों से सजा धजा होता है। ठहरिए समधन जी, पहले सरला दहेज और दाम के दर्शन करेगी, तभी पढ़े जाएंगे ये शादी के मंत्र। शर्त के मुताबिक दहेज और दाम दोनों आपके सामने हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है। दोनों सास बहू अवनी को डोली में बैठाते हैं। नए जीवन की सैकड़ों शुभकामनाएं दुल्हन। 1 सप्ताह बाद। अभी हमारी शादी को सप्ताह भर भी ना हुआ। अरे ओ अवनी, मेरे लिए अपनी माँ से 5 लाख रुपए मांग। माँ और भाभी 5 लाख की रकम कहाँ से जुटा पाएंगी? अपने पति के लिए 5 लाख रुपए मांगना तुझे भारी पड़ रहा है? तो फिर तेरा पेट भरना भी मेरे लिए पहाड़ बन गया है। चल भाग यहाँ से। अवनी रोते बिलखते अपने घर लौटती है। अवनी, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं?
क्या बताऊं भाभी, शादी के पहले दिन से मेरी सास मेरे संग सताव कर रही है। कहती है कि तुझसे बेहतर दाम दहेज तो मुझे फलाना से मिल रहे थे। आज इन्होंने भी 5 लाख की मांग की और मैंने मनाही दिखाई तो मुझे घर से खदेड़ दिया। सास बहू अवनी को शांत करा के उसे सुला देती है, मगर सुबह जब वो अवनी के कमरे में आती है तो अवनी दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं, बता ना बहू। माँ जी, अवनी इस दुखद दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अवनी के ऐसे चले जाने से दोनों सास बहू को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके कारण वो दोनों सास बहू शोभ के सागर में ऐसी डूबती हैं कि उनकी सांस पर सदा के लिए पाबंदी लग जाती है। और चुड़ैल बनकर हम दुल्हनों की डोलियां लूटकर उन्हें दहेज के लोभियों से बचाते फिर रहे हैं। दोनों सास बहू अपनी आप बीती बता ही रही होती हैं कि उनके कान में गीतों की गूंज सुनाई पड़ती है। लगता है बहू दूल्हे की बारात गुजर रही है। चलिए माँ जी। दोनों चुड़ैल उड़कर बारात के बीच शुमार होकर दुल्हन के दहलीज पर पहुंचती हैं, जहां बिरजू दूल्हे की मां कमला और योगेश का स्वागत करता है। अरे पधारिए समधन जी, पधारिए। अरे इस स्वागत सत्कार का स्वयं रचाना बंद करें, दाम दहेज दिखाइए तभी फेरे पड़ेंगे। समधन जी, ये रहा दहेज का सामान और ये दाम। ये भी दहेज के लोभी हैं। हमें इस दुल्हन की डोली को भी बाकियों की नाई चुराना होगा, मगर उससे पहले हमें इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जैसे ही दूल्हा मंडप में बैठी दुल्हन के बगल में बैठता है, दोनों चुड़ैल अपनी फूंक से मंडप की अग्नि को बुझा देती हैं। बात को मेरी बंद बुद्धि चुड़ैल बहू, हम दोनों ने अग्नि बुझाकर इस दुल्हन को इन दान दहेज के लोभियों की बहू बनने पर पाबंदी लगा दी। ये कैसा अपशगुन है, मंडप की अग्नि बुझ गई। अरे ओ पंडित, पोती पत्रे को ही निहारते रहेंगे कि आग जलाएं? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। इस क्रूर कमला को मंगला चुड़ैल मजा चखाएगी। एक और मंगला चुड़ैल कमला पर दहेज का सामान एकाएक बरसाती है और मंजरी चुड़ैल अपनी फूंक से हाहाकार मचा देती है। शादी का माहौल पूरी तरह भयावह हो जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कहार भी डोली छोड़कर भाग जाते हैं। अरे बिरजू भाई, तुम्हारी बेटी को जरूर चुड़ैल के चंगुल ने घेरा है। मैं अपने बेटे का ब्याह करके इस बला के बहू नहीं बनाना चाहती। ये अपना दाम दहेज भी रखो। कमला अपने बेटे के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी चुड़ैल दुल्हन की डोली में सवार करके डोलियों की डांडियां उठाए उड़ने लगती है। बाबूजी, बचाओ मुझे। अरे अरे देखो, अरे तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। चुड़ैल डोली और दुल्हन के साथ बिरजू को दिखाई देती है। अरे क्या मिला तुम दोनों को इस गरीब की बेटी का ब्याह रोक कर? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी दुखद दास्तां सुन लो। दोनों सास बहू रोते बिलखते बिरजू को सारी आप बीती सुनाती है। इसी तरह सैकड़ों अरमानों की पत्ती बंधे हमारी अपनी दुल्हन बनकर डोली में गई तो, मगर मेरी बेटी की डोली अर्थी में बदल गई। इसलिए अपनी बेटी का ब्याह उससे करना जो दाम दहेज के लिए लोभी ना हो। तुम चुड़ैल सास बहू का शुक्रिया। अरे तुमने मेरी बेटियों को लोभियों के चंगुल से बचा लिया, वरना ये शादी मेरी बेटी के भावी भविष्य के लिए श्राप बन जाती। दोनों चुड़ैल वहां से ओझल हो जाती हैं, मगर जब कभी शादी में उन्हें दान दहेज के लोभी दिखाई देते तो वो दुल्हनों को डोली पर डेरा डालकर उन्हें ले जाया करती थी। अत्याचारी चुड़ैल बेचारा बच्चा। श्यामानगर गांव में 10 साल का मासूम बिट्टू अपने पिता रमेश और सौतेली मां कुंती के साथ रहता था, जो अब तक माँ बाप के लाड़ प्यार में पला बड़ा था। लेकिन जब से रमेश दूसरी शादी करके आया था, तब से कुंती ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। वो रमेश के आगे तो लाड़ करती है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसे घर का सारा काम करवाती, गलती करने पर मारती और बहुत अत्याचार करती थी। वो मासूम बच्चा कुंती से डरा सहमा रहता था। ऐसे ही एक दिन वो घर की सफाई कर रहा था, तभी बिट्टू से कांच का वॉस टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर कुंती आकर कहती है, नालायक, तोड़ दिया तूने मेरा कीमती कांच का वास। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। माँ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तेरी।
जब देखो आए दिन गलती करता रहता है। आज तुझे सबक सिखाना ही होगा। ये कहते ही कुंती पास से छड़ी उठाकर बिट्टू को मारने लगती है और मार के एक कमरे में बंद कर देती है, जहां वो रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर कहता है, माँ, अगर आज आप होती तो मेरे साथ ये नहीं होता। जब से आप गई हो मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये वाली मम्मी बहुत मारती है। देखो मेरे हाथ पैरों पर कितनी चोट लगी है। सुबह से शाम हो जाती है। कुंती उसे बिल्कुल खाना नहीं देती और 7 बजे कमरा खोलकर कहती है, बहुत आराम फरमा लिया तूने। चल बाहर आ और रमेश जी के आने से पहले पूरी रसोई को साफ कर दे। अगर उनके सामने तेरी जुबान खुली तो जबान निकाल दूंगी तेरी, समझा? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं बताऊंगा पापा को। बहुत अच्छा, अब उनके आने से पहले जल्दी काम कर। कुंती की बड़ी बड़ी आंखें देखकर बिट्टू रसोई में जाकर काम करने लगता है, लेकिन मार की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तभी सब्जियां गिरा देता है। उसी वक्त रमेश भी आ जाता है और कहता है, अरे बिट्टू बेटा, बिट्टू जरा देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। देख तेरा एरोप्लेन लाया हूँ। बिट्टू जल्दी आओ, पापा आपके लिए कुछ लाए हैं। दोनों की बात सुनकर बिट्टू बाहर आ जाता है तो उसकी मुरझाई हुई शक्ल देखकर रमेश कहता है, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? हाँ पापा, ठीक हूँ। अरे सुबह से शाम तक बैट बॉल खेल रहा था, इसीलिए थक गया होगा। रमेश हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाता है तो बिट्टू को बुखार में पाता है। अरे बेटा तुझे तो बुखार है। कुंती जल्दी से इसके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आओ। जी लाती हूँ। ये कहते ही रमेश अपने बेटे को कमरे में ले जाकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता है। 2 घंटे हो जाते हैं। कुंती कहती है, रमेश जी बहुत देर तक आपने पट्टी कर ली, इतने में आराम पड़ जाएगा, आप खाना खा लीजिए। नहीं कुंती, मेरे बेटे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सुबह तक रमेश अपने बेटे के साथ यूं ही रहता है, उसका ख्याल रखता है। कुछ दिन बीतते हैं, सब पहले जैसा ही हो जाता है। कुंती फिर से बिट्टू को टॉर्चर करने लगती है। कभी उसे खाना नहीं देती और कभी उसे पैसे नहीं देती। शाम को आइसक्रीम वाले के आने पर आसपास के सभी बच्चे आइसक्रीम खाते थे। बिट्टू का भी मन करता था, लेकिन वो कभी उसे पैसे नहीं दिया करती थी। एक दिन बिट्टू पेड़ के पास बैठकर रो रहा था। तब उसका दोस्त पवन कहता है, अरे बिट्टू, तू यहाँ पर रो क्यों रहा है? क्या हुआ? और तेरे हाथ में ये चोट कैसे लगी? पवन क्या बताऊं, मेरी दूसरी वाली मम्मी मुझे बहुत मारती है। मुझे खाना नहीं देती, मुझे पापा से बात करने नहीं देती। वो कहती है अगर पापा को बताया तो मुझे मार डालेगी। तेरी नई मम्मी तेरे साथ ऐसा करती है? फिर तो उनको सबक सिखाना चाहिए। पता है कन्नू की नई मम्मी भी ऐसी थी। फिर एक दिन उसने अपनी मम्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया तो उसको अच्छा लगा। जब उसकी मम्मी की लगी तो उसने डांटा ही नहीं कन्नू को कभी। मैं भी अब यही करूंगा, फिर वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। अपने दोस्त की बात सुनकर बिट्टू चुपके से सीढ़ियों पर गिराने के लिए तेल फैला देता है, जिसके कुछ देर बाद कुंती आती है। तो नालायक, तूने झाड़ू पोंछा नहीं किया? आह मेरा पैर! ये कहते ही कुंती सिर के बल गिर जाती है। दीवार का कोना सिर में लगते ही वो मर जाती है। ये देखकर बिट्टू कहता है, अरे ये क्या, इनके सिर से तो बहुत खून निकल रहा है। मैं क्या करूं? अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी चोट नहीं लगानी थी। पापा को बुलाता हूँ। बिट्टू रमेश को फोन करके बुलाता है तो उसे कुंती मरी हुई दिखाई देती है और वो कहता है, हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? मुझसे मेरी पहली बीवी भी छीन ली और दूसरी भी। क्या तू मेरे छोटे से बेटे को माँ का प्यार नसीब नहीं कराना चाहता? कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश अपने बेटे का खूब ख्याल रखता है। दोनों सो रहे होते हैं कि तभी बिट्टू के पैर से चादर हटने लगती है। बिट्टू सो रहा था कि कुंती चुड़ैल बनकर उसके पास आती है और कहती है, बिट्टू बिट्टू मैं आ गई, तुमने मुझे मारा था ना, अब देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगी। कुंती उसका गला पकड़ने वाली होती है। इतने में बिट्टू चिल्लाकर उठ जाता है और वो गायब हो जाती है। पापा 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 मुझे बचाओ पापा। क्या हुआ बेटा? अरे अरे ऐसे डर क्यों गए? सपना देखा क्या बेटा?
पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे कहीं छोड़कर मत जाना आप। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर रमेश से पुचकार कर उसे सुला देता है। अगले दिन जब दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तब कुंती बिट्टू के पास वाली टेबल पर बैठ जाती है, जो सिर्फ उसे दिखाई देती है। वो कांटे की चम्मच से उसके हाथ के आसपास निशान बनाने लगती है और कहती है, तुझे क्या लगा मुझे मार डालेगा और मैं तुझे परेशान करना छोड़ दूंगी? नहीं बिट्टू बेटा, मैं वापस आ गई हूँ। मैं तेरे साथ पहले की तरह ही खेलूंगी, तुझे प्यार करूंगी। नहीं आप मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ तुझे? किससे बातें कर रहा है बेटा? किसको छोड़ने की कह रहा है? कोई तो नहीं है यहाँ पर बेटा? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। ये कहकर बिट्टू अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ चुड़ैल पहले की तरह उसे छड़ी मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोता है। कुंती चुड़ैल बनकर पहले की तरह उसे परेशान करने लगती है। बिट्टू एक दिन सदमे में था और अपने पापा को देखकर गले लगाकर रोता हुआ कहता है, पापा मुझे बचा लो, नहीं तो मम्मी मुझे मार डालेगी। वो मुझे बहुत परेशान करती है। ये देखो कितना मारा मुझको। वो पहले भी मारती थी और अब भी मारती है। बेटा, अब तो वो है ही नहीं, वो कैसे मारेगी? पापा वो मारती है, अभी भी बहुत डरावनी है। वो चुड़ैल की तरह। बिल्कुल मेरा विश्वास करो पापा। बेटा शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा बेटा, शांत हो जाओ। रमेश अपने बच्चे की ये हालत देख नहीं पाता, इसलिए वो पता करने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है, जहां वो तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लेता है। उसे घेरे में देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुंती, तुम सच में मेरे बेटे को परेशान कर रही थी? उस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे तुम्हारा बेटा पसंद ही नहीं था। तुम्हारे आगे मैं उसे जबरदस्ती का लाड करती थी। मुझे अपना बच्चा चाहिए था, जो कि तुमने होने नहीं दिया, और इसे मैं अपना बेटा मान नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने उसे बहुत मारा। मेरे अत्याचार का इसने मुझसे बदला लिया। तुम्हारे बेटे ने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मार डाला। अब मैं उसे बहुत परेशान करती हूँ। कुछ कहना था तो मुझे कहती। मेरे बच्चे पर इतने सितम क्यों किए तुमने? मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगी। तांत्रिक बाबा, आप ही इसका कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो बेटा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक उसे अपने कठोर मंत्रों से उसका विनाश कर देता है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए चली जाती है। चुड़ैल का घमंडी आम का पेड़। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। इतनी रात के समय एक जंगल के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक आम के बहुत बड़े पेड़ पर बैठी थी और अपने पैर हिला रही होती है। उस आम के पेड़ पर बहुत बड़े बड़े रसीले रसीले आम होते हैं, जिसके मुंह बने होते हैं। चुड़ैल आमों से कहती है, अरे मेरे आमो, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, लगता है बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे मेरे प्यारे आमो, जरा मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना और किसी को भी एक भी आम तोड़ने मत देना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे आम को कोई छू भी नहीं सकता। अगर कोई छुएगा तो उसका हम बहुत बुरा हाल कर देंगे। ये सुनने के बाद चुड़ैल जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ चली जाती है। चुड़ैल के जाते ही जंगल की तरफ गांव से जंगल में दो आदमी आ रहे होते हैं। अरे यही सही वक्त है कल के लिए लकड़ियां काट लेने का। अरे जैसे ही सुबह होगी गांव के सभी लोग जंगल में आ जाएंगे, जिसके बाद हमें सूखी लकड़ियां नहीं मिल पाएंगी। अरे भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर अभी लकड़ियां काट कर रख लेंगे तो कल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्रमोद और हरिया दोनों लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। लकड़ी काटते काटते वो घमंडी आम के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन दोनों की नजर आम के पेड़ पर पड़ती है, वो उसे देखते रह जाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो नहले पर दहला। देखो देखो तो यहाँ कितना बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, क्यों नहीं, सही कह रहे हो। चलो लकड़ियों के साथ साथ आम भी तोड़ कर ले जाते हैं। जैसे ही हरिया और प्रमोद पेड़ पर से आम तोड़ रहे होते हैं, उन आमों के मुंह निकल आते हैं, जिसके बाद वो आम कहते हैं,
हमें तोड़ने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हरिया और प्रमोद ये देखकर बहुत अचंभित रह जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो आज शराब भी नहीं पी, पर मुझे ये आम बोलते नजर कैसे आ रहे हैं? क्या आम भी बातें करते हैं? अरे प्रमोद भाई, ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आम सच में बोल रहे हैं। अरे वाह, ये तो अनोखे आम है, इन्हें तो हमें तोड़ना ही चाहिए। अरे तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं देती? अगर तुमने हमें तोड़ दिया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तुम जानते नहीं हो कि हमारे इस आम के पेड़ पर एक चुड़ैल भी रहती है। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आज के जमाने में भला चुड़ैल हैं? चुड़ैलें भी होती है क्या? ये सब फालतू की बातें हैं। प्रमोद हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, जब तू मेरे पेट में जाएगा तो अंजाम एक ही होगा। मुझे तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। चलो इन्हें तोड़कर रख लेते हैं, क्या पता इनकी भयानक चुड़ैल यहाँ लौट आए और हमें खा जाए। ऐसा कहकर वो दोनों घमंडी आमों का मजाक उड़ाने लगते हैं। हरिया और प्रमोद दोनों घमंडी आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर रख लेते हैं और उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार करके जैसे ही वापस अपने घमंडी आम के पेड़ पर पहुंचती है तो उसे उसके कुछ घमंडी आम पेड़ पर से गायब दिखाई देते हैं। जिसके बाद उसके बाकी के बचे हुए घमंडी आम उसे प्रमोद और हरिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से 2 लोग आए और हमारे कुछ साथियों को तोड़ कर ले गए, अब तुम क्या करोगी? अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत, अभी मैं इनकी खैर खबर लेती हूँ। मैं इनका वो हाल करूंगी जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो सभी घमंडी आम चलते चलते वापस से चुड़ैल के पास आ जाते हैं। तुमने हमें तो यहाँ बुला लिया, लेकिन उन दोनों का क्या? तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी? उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमें तोड़ा है, इसका भुगतान तो उन्हें करना ही होगा। अरे मेरे घमंडी आम, तुम चिंता क्यों करते हो? जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है उन्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल प्रमोद और हरिया के घर पहुंच जाती है। जिसके बाद चुड़ैल सबसे पहले हरिया को जान से मारती है और उसके बाद प्रमोद को भी मार देती है। जब वो वापस अपने घमंडी आम के पेड़ पर आकर बैठती है तो सभी घमंडी आम खुशी से उसे देखने लगते हैं। अरे वाह चुड़ैल, ये हुई ना चुड़ैलों वाली बात। बस इसी तरह हमारी रक्षा करती रहो। ऐसे ही जब भी कोई उन घमंडी आमों को तोड़ता तो वो घमंडी आम वापस से चलकर उसी पेड़ पर लग जाते हैं और चुड़ैल तोड़ने वालों को जान से मार देती है। ये बात गांव में चारों तरफ फैल जाती है और सभी आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, हमारे गांव के जंगल में एक घमंडी आम का पेड़ है और उसके ऊपर एक बहुत भयानक चुड़ैल भी है और उस चुड़ैल ने हमारे गांव के कई लोगों को मार दिया है। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ रही है। उसने मेरे पति प्रमोद को भी मार दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें उस चुड़ैल और घमंडी आम के पेड़ का कुछ तो करना ही होगा। अरे लेकिन इसमें हमारी मदद कौन करेगा? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी भूपेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। शाम होते ही भूपेश तांत्रिक बाबा को ले आता है। जिसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा के साथ जंगल में चुड़ैल के घमंडी आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। आम के पेड़ को देखकर तांत्रिक अपने मन में मंत्र का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे फट फट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलकर बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों रे तांत्रिक, तू यहाँ क्यों आया है? क्या चाहता है तू मुझसे? देख चुड़ैल, तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। तू अपने इस घमंडी आम के पेड़ के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे यहाँ से भगाने वाला तू होता कौन है? तुझे तो मैं अपनी एक उंगली से यहाँ से उठाकर फेंक दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक तांत्रिक बाबा को ललकारे। लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है।
चुड़ैल तू मुझे बहुत हल्के में ले रही है, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। तभी तांत्रिक एक डंडे से चुड़ैल को मारना शुरू कर देता है। इतनी मार खाने के बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, अरे तांत्रिक बस कर, रुक जा, मुझे बहुत जोरों से लग रही है। अरे रुक जा, मैं अब इन गांव वालों को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं इन घमंडी आम का कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे काबू में नहीं है। अच्छा तो ये बात है, रुको मैं बताता हूँ इनका क्या करना है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी लुटिया में से पवित्र गंगा जल निकालकर पेड़ के ऊपर छिड़क देता है, जिसके बाद घमंडी आम का पेड़ जलने लगता है। उसके जलते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को उसके घमंडी आम के पेड़ के साथ साथ मुक्ति मिल जाती है।